और जी क्या हाल चाल है भाई। एग्जाम की तैयारी बढ़िया चल रही है या नहीं? चलो फिर पार्ट 8 में कुछ बातें देखते हैं। दिवाली तो आने वाली है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने होगा दिवाली के रूप में, पटाखे फोड़ोगे या फिर नॉलेज की गुब्बारे। दिवाली के नाम पे बहुत सारे दिन हमारे एंगेज होने वाले हैं, बट यहाँ पे तुम्हें चॉइस बनानी होगी कि इस पर्टिकुलर टाइम को तुम उस फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहते हो जो फेस्टिवल तुम इतने दिनों से एंजॉय कर रहे हो, या फिर अपने लिए नई खुशियों का माहौल बनाना चाहते हो एग्जाम की तैयारी को लेकर के। खेलो, मस्ती मारो, लेकिन अपनी पढ़ाई को सैक्रिफाइस मत करो। दिवाली को लेकर कुछ डील हम लोग की तरफ से भी हैं जो इस वीडियो के लास्ट में तुम्हें मिलेंगे। दिसंबर 2018 के लिए दिन तो बहुत ज्यादा नहीं बचे। जब दिन हो कम तो हमें तैयारी को बड़ी प्रिसाइज करना चाहिए। जैसे कि आई फ्लाई में T20 शॉर्ट कोर्सेज के द्वारा या फिर मॉक एग्जाम सीरीज के द्वारा हम लोग समझते हैं कि एग्जाम को प्रिपेयर कैसे करना है। यार छोटे छोटे बच्चे देख करके बड़ा मजा आता है, बड़े क्यूट होते हैं। कभी सोचा इस बारे में कि ये छोटे बच्चे चाहे हमारे हों चाहे फिर किसी और स्पीशीज के, ये डेवलप कैसे हुए? और इन्हीं के डेवलपमेंट को समझने के लिए हम अपना ज्ञान बढ़ाते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में। डेवलपमेंट बायोलॉजी में जहां एक तरफ हम लोग एनिमल के डेवलपमेंट को समझते हैं जायगोट से एडल्ट ऑर्गेनिज्म तक, तो सेम वैसे ही कहानी प्लांट में भी देखने को मिलती है। हमने ये भी पाया कि डेवलपमेंट बायोलॉजी में जायगोट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने तक की कहानी को हम कुछ पीसेस में बांट सकते हैं, कुछ स्टेजेस में। जैसे जहां एनिमल में जायगोट डिवाइड करके ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रुला की स्टेज आती है और फिर ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है और बाद में एडल्ट ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो प्लांट में भी कुछ बात ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ भी अलग अलग स्टेजेस हैं, हालांकि नाम थोड़ा डिफरेंट है। पहले ग्लोबुलर स्टेज, फिर हार्ट और फिर टॉर्पिडो, और बाद में चल करके इससे बनता है मैच्योर सीड। वो सीड जिसे जमीन में अगर आप बोओगे तो भाई उसमें से निकलेगा एक पौधा। हो सकता है फल निकले या फूल, डिपेंड करेगा सीड के ऊपर। जहां तक बात आती है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक एंड फीटल डेवलपमेंट की, तो ये भी एक बड़ी कॉम्प्लेक्स ही प्रोसेस है। और मत बोलो यार हम वैसे भी तो कॉम्प्लेक्स हैं। फर्टिलाइज्ड एग से डिवीजन होना सेल्स का, ब्लास्टोसिस्ट बनना, और बाद में 3 जर्म लाइन के डिफरेंशिएशन के बाद डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स का बनना, फीटस तैयार होना और फिर जन्म लेना। ये जो जीवन की कहानी है, जो शुरुआत होती है कहीं फर्टिलाइजेशन इवेंट के द्वारा, यहाँ बड़े कमाल के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि एक छोटी सी गोल बॉल जिसे हम कभी एग के नाम से जानते थे, जो बाद में जायगोट बनी, कैसे डिफरेंशिएट होकर के वो कंप्लीट टिश्यू बनाती है, ऑर्गन्स बनाती है और ह्यूमन का डेवलपमेंट करती है। कहने को तो एक सिंपल सी कहानी है, 9 महीने की प्रेगनेंसी और बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन इस 9 महीने में घटने वाली सारी घटनाएं चमत्कार से कम नहीं है। अपने आप में ही अमेजिंग है कि कैसे एक सेल ऑर्गेनिज्म में डेवलप होती है। हम इस पूरी स्टोरी को कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। डेवलपमेंट को समझने के लिए सबसे पहली कहानी है फर्टिलाइजेशन की, कि भाई कैसे स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज करते हैं। तो फिर आती है बात क्लीवेज की, गैस्ट्रुलेशन की, और फिर आती है ऑर्गेनोजेनेसिस की। इन 4 भागों में हम डेवलपमेंट को समझते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि कैसे 2 हैप्लोइड सेल मिलकर के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को तैयार करती हैं। फर्टिलाइजेशन इवेंट में जहां स्पर्म का पेनिट्रेशन और जायगोट का फर्टिलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये डिसाइड भी करता है कि भाई जायगोट कैसे कैसे आगे डिवाइड करने वाला है। तो क्लीवेज में हम समझते हैं कि कैसे एक सेल का जायगोट ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, वहां जहां कैविटी होती है, जहां सेल की एक लेयर होती है, और ये सेल की लेयर्स जो अलग अलग तरह के फंक्शन निभाती हैं। आगे चलकर के ये 3 जर्म लाइन लेयर में कन्वर्ट होती हैं, और गैस्ट्रुलेशन में ये 3 जर्म लाइन लेयर अपने आप को रीऑर्गेनाइज करती हैं, जिन्हें हम लोग एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। आगे आने वाली कहानियों के अंदर हम इन्हीं को ऑर्गन डेवलपमेंट के रूप में देखते हैं, जहां एक्टोडर्म से हम नर्वस सिस्टम, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द ओरल कैविटी एंड रेक्टम, तो भाई मेसोडर्म से मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, डर्मिस ऑफ द स्किन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव और आउटर लेयर ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बनते हुए देखते हैं। तो एंडोडर्म एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसके अलावा जो इसके साथ की ग्लैंड्स होती हैं, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और भी बहुत कुछ बनाने में ये काम आती हैं। यही 3 लेयर हमारी पूरी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। इन्हीं 3 स्टार्टिंग की लेयर से मिली हुई सेल्स के डिवीजन के द्वारा ऑर्गन्स जनरेट होते हैं। इस सारी कहानी को हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस में डिस्कस करते हैं। बट कहानी की शुरुआत तो अंडों से होती है ना। अंडे यार ऑमलेट बनाने के लिए नहीं है, अंडे हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। जब हम एग की बात करते हैं तो सभी तरह के एग्स में जहां एक मेम्ब्रेन है, एक न्यूक्लियस है, तो बाहर भी एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है। कुछ केसेस में स्ट्रक्चर को हम लोग कोरियन कहते हैं, तो कुछ जगह पर ये जेली लेयर या फिर वाटलाइन एनवेलप के रूप में मिलती है, जैसे कि अर्चिन और फिर फ्रॉग के एग्स में, या फिर जोना पेलोसिटा अगर हम अपने एग्स की बात करें। मैमेलियन oocyte आर आल्सो सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ सपोर्टिंग ग्रैन्युलर सेल्स। हमारे केस में तो भाई सिर्फ ये एक अकेला एग सेल नहीं होता, इसके चारों तरफ कुछ सेल और भी होती हैं
जो सेल पेनिट्रेशन में और प्रोडक्शन में भी हेल्प करती हैं, यहाँ तक कि एग के न्यूट्रिशन में भी। ये जो बाहर वाली लेयर है, ये लेयर एक तरफ जहां स्पर्म को पेनिट्रेट कराने में, बताने में कि मैं हूं एग, हेल्प करते हैं, तो कई बार ये पोलिस्पर्मी को रोकने में भी काम आते हैं। सेम ऐसी ही कहानी हमारे केस में जोना पेलोसिडा के रूप में है। दूसरा कंपोनेंट स्पर्म का है, जहां एग्स ओवरीज में बनते हैं और हर 28वें दिन एक एग मैच्योर होता है। तो भाई हमारे केस में मेल्स के अंदर हर रोज मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स बनाने की एबिलिटी है। अब ये चाहे स्पर्म की बात करो चाहे ओवा की, दोनों है तो गैमेट्स ही, और इन गैमेट्स को बनाने के लिए मियोसिस नाम की प्रोसेस होती है। दोनों ही गैमेट्स हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, जब जुड़ते हैं तब डिप्लॉइड बनते हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर भी बड़ा यूनिक है, एक चलती फिरती मशीन है, दौड़ने और भागने के लिए बनी हुई है, जहां उसके हेड में एक तरफ कॉम्पैक्ट डीएनए को रखा गया है जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो उसके जस्ट ऊपर एक्रोसोम नाम की जगह पर एक एंजाइम का पेस्ट भी तैयार किया गया है। यही एंजाइम का पेस्ट बाद में चलकर पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा। तो भाई इसी टेल के पार्ट में जो मिड पीस वाला हिस्सा है, यह माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा एटीपी बनाता है और उस एटीपी का इस्तेमाल करके ही इस टेल के माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे के साथ में रगड़ खाते हैं और भाई मोशन पैदा करते हैं मूव करने के लिए। स्पर्म के फर्टिलाइजेशन में पहला इवेंट ग्रेन्युलोसा सेल के बीच में से जोना पेलोसिडा तक पहुंचना होता है। एक बार वो पहुंच गए तो फिर एक्रोसोम में मौजूद एंजाइम इस जोना पेलोसिडा को डाइजेस्ट कर देते हैं और स्पर्म का हेड अपने न्यूक्लियस को अंदर उड़ेल देता है। जैसे उसने उड़ेला, बहुत सारी रिएक्शन एक साथ हुई और उन्हीं में से एक रिएक्शन है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की। ये ग्रैन्यूल्स बाहर निकल के आते हैं और ये जोना पेलोसिडा को अब किसी और स्पर्म के लिए इम्परमेबल बना देते हैं। इस इवेंट के बाद में स्पर्म से मिला हुआ हैप्लॉइड न्यूक्लियस और एग का हैप्लॉइड न्यूक्लियस दोनों फ्यूज करते हैं और जायगोट बनते हैं। ये अपने आप में एक मैजिकल है कि एक सेल जो कि अभी तक शांत बैठी हुई थी, इस न्यूक्लियस के आने के बाद कैसे वो एक्टिवेट होती है। हमने ये भी पाया कि इस एक्टिवेशन की कहानी में जैसे ही स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन किया, जिस जगह भी स्पर्म फर्टिलाइज करता है वहीं पर एक कैल्शियम की वेव पैदा होती है और एक कैल्शियम की वेव धीरे धीरे पूरे एग के अंदर फैल जाती है और वो भी केवल कुछ सेकंड के अंदर। हम ये जानते हैं कि कैल्शियम आयन बहुत सारे सिग्नलिंग प्रोसेस में काम आते हैं और शायद डेवलपमेंट की सबसे पहली प्रोसेस जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसकी शुरुआत भी कैल्शियम से होनी है। कैल्शियम बाइंड करेगा कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के साथ में और बहुत सारे सिग्नल पाथवे इनिशिएट करेगा जो इस साइटोप्लाज्म को समझाएंगे कि अब तुम फर्टिलाइज हो चुके हो। एग के साइटोप्लाज्म में पहले से बनी हुई कुछ चीजें रखी हुई हैं, जैसे कुछ मैसेंजर आरएनए और कुछ प्रोटीन्स जिन्हें हम कलेक्टिवली मॉर्फोजेंस भी कहते हैं। यही मॉर्फोजेंस आगे चल करके इस एग के बिहेवियर को बदलेंगे जायगोट के रूप में और ये पूरे डेवलपमेंट में रोल निभाएंगे। हमने ये भी पाया है कि एग के अंदर इन मॉर्फोजेंस का ग्रेडियंट होता है, मतलब पूरे एग के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी ये केमिकल्स जो आगे चलकर डेवलपमेंट में रोल निभाने वाले हैं, जिन्हें हम मॉर्फोजन बोलते हैं, कि वो हर जगह एक जैसी मात्रा में होंगे। कुछ हिस्से में वो ज्यादा हैं तो कुछ हिस्से में कम है। अब जहां ज्यादा हैं तो भाई वहां वो अपना असर ज्यादा दिखाएंगे। आमतौर पर ये मॉर्फोजन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, डीएनए पर बाइंड करेंगे और कुछ खास जीन को एक्सप्रेस कराएंगे। उन जीन के एक्सप्रेशन से ही वो सेल्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगी, डिफरेंशिएट करेंगी और पर्टिकुलर टिश्यू को बनाने की शुरुआत करेंगी। डेवलपमेंट के डिटेल में जाते हुए जब हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करते हैं या फिर हम लोग इन सेल्स के डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तब इन प्रोटीन्स के और आरएनए के बहुत नाम आते हैं और हम समझते हैं कि इनके फंक्शनों की इंपॉर्टेंस क्या थी। हम ये भी जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन जैसे पहले इवेंट के अंदर पॉलीस्पर्मी ना हो, ये रुकना बहुत जरूरी है। अगर पॉलीस्पर्मी होगी तो एक ही एग के अंदर मोर देन वन स्पर्म अपना न्यूक्लियस उड़ेलेंगे और अगर हर एक के पास भाई हैप्लॉइड क्रोमोसोम है तो ये एग ट्रिप्लॉइड बन जाएगा या टेट्राप्लॉइड बन जाएगा। प्लांट में पॉलीप्लॉइडी एक बार को झिल जाती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर पॉलीप्लॉइडी की वजह से जीन डोज का इम्बैलेंस क्रिएट होता है। हम ये जानते हैं कि भाई अति भी बुरी है और कमी भी। जब जीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में हो ट्रिप्लॉइड नंबर में या फिर टेट्राप्लॉइड नंबर में, तो इन ज्यादा नंबर की जीन से बने हुए प्रोटीन्स इस सेल के लिए हानिकारक होते हैं और ये जायगोट जिसे बनना था एक एम्ब्रियो बेचारा पहले ही अबॉर्ट हो जाता है। सी अर्चिन के अंदर और मैमल्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स होती है जिन्हें हम लोग कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। ये जस्ट एग की मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ लगे हुए होते हैं। ये वेसिकल्स हैं जिनके अंदर स्टोर्ड कुछ प्रोटीन्स हैं और जैसे ही एग का फर्टिलाइजेशन होता है इमीडिएटली कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बाहर निकलते हैं और बाहर के सरफेस को इस तरीके से अल्टर करते हैं कि अब कोई और स्पर्म अंदर घुसने ना पाए। पहले स्पर्म की एंट्री के साथ ही कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का एक्सक्रीशन शुरू हो जाता है और ये एंश्योर करता है कि पॉलीस्पर्मी ना हो। फाइनली vitelline envelope in many sea urchin species lift off the surface of egg via the combined action of different cortical granule enzyme and hyaline release।
कुछ एग में तो ये भी कहानी है कि मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर एक जो लेयर है, उस लेयर को ये पुश कर देते हैं पीछे की तरफ। और पुश करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये अपने अंदर से बना के कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स और हाइलिन नाम के कार्बोहाइड्रेट छोड़ते हैं। ये हाइलिन कार्बोहाइड्रेट पानी से बाइंड करेंगे और अपनी वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे। इनकी बढ़ती हुई वॉल्यूम ही एनवलप और मेम्ब्रेन के बीच में गैप क्रिएट कर देती है। भाई जहां एक छोटी सी एग की एनवलप को पार करके स्पर्म को अंदर एंटर करना था, तो अब बड़ा हुआ एनवलप रास्ते को बढ़ा देता है और स्पर्म को अंदर पहुंचाने में दिक्कत करता है। इवोल्यूशन के दौरान तरह तरह के सिस्टम ऑर्गेनिज्म ने इवॉल्व किए हैं ताकि पॉलीस्पर्मी को रोका जा सके। एक दूसरी बात यह भी इंपॉर्टेंट है कि जब कभी एग का फर्टिलाइजेशन होता है तो ये एग हमेशा अपना मियोसिस का डिवीजन कंप्लीट करके बैठा हुआ हो, ऐसा नहीं होता। भाई हम जानते हैं कि जब कभी एग का डेवलपमेंट होगा तो एक डिप्लॉइड सेल सबसे पहले अपने प्लॉइडी के लेवल को बढ़ाएगी एस फेज करके, और फिर मियोसिस 1 में 2 सेल और मियोसिस 2 में और 2 सेल हर सेल के द्वारा बनाएंगे 4 सेल। लेकिन जर्नल ये देखा गया है कि काफी सारे एनिमल्स के अंदर oocyte मियोसिस में एंटर तो कर जाते हैं लेकिन मियोसिस कंप्लीट नहीं करते। मियोसिस कंप्लीट तब होता है जब स्पर्म के द्वारा उनका फर्टिलाइजेशन होता है। और भाई कौन सी स्पीशीज के अंदर कौन सी स्टेज में oocyte बैठा हुआ था, ये टेबल यही बता रहा है। अब जैसे अपनी बात कर लो मैमल्स की, मैमल्स में जहां फीमेल बेबी के पैदा होते हुए अभी तक ये छोटी बच्ची है, अभी बच्चे पैदा करने लायक नहीं है, लेकिन उसकी ओवरीज के अंदर एग सेल ने डिसाइड कर लिया है कि हम एग बनेंगे, और अभी तक ये ओवा कंप्लीट बने नहीं है। उस टाइम तो वो प्रोफेस 1 के रहते हैं, लेकिन जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ओवा का मैच्योरेशन होता है और ओवा मैच्योर होकर रिलीज होना चाहता है, तो उस टाइम सेकंड मेटाफेज ऑफ मियोसिस में ये एग से लटकी होती हैं, स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, मियोसिस कंप्लीट होती है और जायगोट बनने की शुरुआत होती है। स्टोरी तो बहुत सारी है फर्टिलाइजेशन को लेकर के। अब जैसे कि मेंढकों को ले लो, मेंढकों में ये इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है कि जैसे ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, जिस भी पॉइंट से फर्टिलाइज करे, उसके जस्ट अपोजिट साइड में ग्रे क्रिसेंट नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट होने वाला है, और ये वही जगह है जहां आगे चल करके डॉर्सल लिप बनेगा। भाई हम लोग जानते हैं कि सभी के सभी एनिमल्स हैं तो ट्यूब की तरह ना, लेकिन वो जो ट्यूब की कैविटी है, उस कैविटी को क्रिएट करने के इवेंट इनिशिएट करने के लिए और मार्क करने के लिए ग्रे क्रिसेंट नाम की जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के आगे वाले पार्ट्स में हम लोग इन बातों को समझते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये एक सेल का जायगोट मल्टी सेल के ब्लास्टोसिस्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ, 3 जर्म लाइन लेयर्स कैसे क्रिएट हुई, उन जर्म लाइन लेयर से कैसे अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप हुए। हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूरल क्रेस्ट सेल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, कि वो हमारी बॉडी के तमाम तरह की ऑर्गेनाइजेशन में रोल निभाती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि भाई इस साइटोप्लाज्म के ग्रेडियंट्स का रोल इस पूरी डेवलपमेंट की कहानी में क्या क्या है। डेवलपमेंट बायोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग होनी भी चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने बारे में। हम जानना चाहते हैं कि हमारे हाथ कैसे बने, पैर कैसे बने और कैसे बने हमारे डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स। भाई जो लोग एमएससी के फर्स्ट ईयर में हो या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में, या वो लोग जिन्हें ज्ञान इकट्ठा करने का शौक है, जो मानते हैं कि पढ़ने के लिए समझना जरूरी है, उन लोगों के लिए जून 2019 और दिसंबर 2019 की तैयारी का अभी सही वक्त है। भाई आग लगाएंगे, पानी मिलाएंगे, धरती पे बैठ के तुम्हें हवा में उड़ाएंगे और ज्ञान से साक्षात्कार कराएंगे। जब तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा तो भाई एग्जाम तो क्लियर होगा ही ना। iFly के फुल ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर डिटेल लेक्चर्स, क्विज, रिवीजन लेक्चर और मॉक सीरीज अवेलेबल है, जो तुम्हें एग्जाम आने तक इस लायक बना देंगी कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तुम बड़े आराम से कर पाओगे। ये कोर्सेज शुरू हो चुके हैं 1 नवंबर से, साथ में कुछ दिवाली की डील्स भी हैं, बट ये डील्स की डेडलाइन है भाई। जहां ये 1 नवंबर से स्टार्ट है और 30 नवंबर की लास्ट डेट है। मौका मत खो और मौकों को भुनाओ। iFly की क्लासेस आपके घर से होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेक्चर हाई क्वालिटी के आते हैं, जब तुम चाहो तब तुम पढ़ पाते हो। इन क्लासेस को ज्वाइन करके आप नेट, गेट, ARS, ICMR, DBT और आपके स्टेट लेवल के सिलेक्ट एग्जाम को तैयार कर पाते हो। अगर MSc एंट्रेंस भी देना चाहते हो BSc के बाद, तो भाई IIT का जैम हो या JNU का सैब हो, कोर्स से बाहर नहीं आता। क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981 पर। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा तो कर लो बड़ी सी घंटी के साथ, और शेयर करो इस वीडियो को तमाम उन दोस्तों के साथ जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो
iflynetgate.com या मुझे ईमेल भी लिख सकते हो saplingadutech@gmail.com पर। मत बोलो iFly तुम्हारी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे सपनों को लाने के लिए, काम आसान बनाने के लिए। चलो फिर, बाय बाय।